Hello everyone, in this video and the upcoming videos we are going to discuss trespass. So trespass can be of multiple types. It can be of body and it can be of property. And trespass of property can be further divided into trespass of land and trespass of goods or chattel. So in this video we are going to discuss trespass of body. So trespass of body, it means unlawful interference with the body of a person. ठीक है, if you remember my video from nuisance, I have discussed a primary distinction between nuisance and trespass. So we know that trespass is a form of unlawful interference itself. ठीक है, nuisance और trespass दोनों हैं forms of unlawful interference. But हम जब trespass की बात करते हैं तो trespass है unlawful interference. If we talk about body, then it is an unlawful interference with the body of a person. And if we talk about trespass of land or property, then it is unlawful interference with the possession of that particular property. ठीक है, so when we talk about trespass, it is an unlawful interference with the body of a person. Now this unlawful interference can be in the form of three types: battery, assault, and false imprisonment. Now first of all discussing battery. Battery क्या होता है? It is a direct application of force to the body of another person. ठीक है, force apply कर रहा है कोई person किसी और की body पर. For instance, there is a person A and there is a person B. ठीक है, A B पर किसी भी तरह का अगर force use करता है तो वो क्या होगा, वो B पर battery commit कर रहा है. ठीक है, so there should be physical force. ठीक है, physical force होना चाहिए in any form. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ हार्म इज़ कॉज्ड. ठीक है, हार्म कॉज हो ये नेसेसरी नहीं है, बट देयर शुड बी अ फिजिकल फोर्स एंड देयर शुड बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट एज वेल. ठीक है, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए जिससे एक फोर्स अप्लाई हो रही है एंड बी जो है वो अपनी पोजिशन से मूव कर रहा है. सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फिजिकल फोर्स अप्लाइड टू द पर्सन ऑफ अनदर पर्सन due to which battery is caused. Now certain examples of battery are spitting over someone's face. किसी के फेस पर थूकना, उसका हाथ पकड़ना ताकि उसको रिस्ट्रेन कर सको, या फिर उस पर पानी फेंक देना, किसी का कॉलर पकड़ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बैटरी के. Now battery is punishable as force under section 128 of BNS and सेक्शन 349 ऑफ IPC. ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ है उसमें वर्ड यूज़ हुआ है फोर्स या फिर क्रिमिनल फोर्स एंड दे आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 128 ऑफ BNS एंड सेक्शन 349 ऑफ IPC. सो बेसिकली अगर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई हो रही है दैट मीन्स देयर इज़ अ मेंस रिया इन्वॉल्व. ठीक है, यहाँ पर मेंस रिया आ जाता है प्लस द एक्ट इज़ ग्रेव इनफ. तो इस केस में हम बोलते हैं कि एक क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो रही है, बट द सिविल लाइबिलिटी एस्पेक्ट हैज़ बीन कवर्ड एज बैटरी, जिसमें हम टॉर्चस लाइबिलिटी की तरह उसे ट्रीट करते हैं. नाउ अंडर बैटरी यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स विल ऑल्सो अमाउंट टू बैटरी. ठीक है, फॉर इंस्टेंस तुम्हें अगर याद हो हमने चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस डिस्कस किया था जिसमें जो पर्सन था उसने लाइव वायर इंस्टॉल करी थी अपने बाथरूम में टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. नाउ हियर द फोर्स वॉज एक्सेसिव इन नेचर. ठीक है, नो डाउट उसके पास राइट था अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, बट द फोर्स यूज वॉज एक्सेसिव इन नेचर एंड दैट इज वाई इट अमाउंटेड टू बैटरी एज वेल. सिमिलरली फोर्स मे बी जस्टिफाइड इफ इट इज यूज टू सेव समवन्स लाइफ. किसी की लाइफ को बचाने के लिए अगर फोर्स यूज की जा रही है तो इट डज नॉट अमाउंट टू बैटरी. नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेसपास इज असॉल्ट. Assault is basically a reasonable apprehension to a person that a battery will be committed against him. Reasonable apprehension of battery.
एक आभास हो रहा है किसी पर्सन को कि उसके अगेंस्ट बैटरी कमिट होगी, ठीक है, देन हम बोलते हैं कि असॉल्ट कमिट किया। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर किसी के आगे ये इशारा करूँ तो उससे क्या आभास हो रहा है कि मैं उसको मारने वाली हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर ए बी को देखते हुए अपने डॉग का मजल लूज कर रहा है, देन बी माइट हैव दिस एप्रीहेंशन दैट दिस डॉग विल कम रनिंग टुवर्ड्स हिम, ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो ए हैज़ कमिटेड असॉल्ट, ठीक है। तुम किसी को ऐसा आभास दिला रहे हो जिससे उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अगेंस्ट बैटरी कमिट हो सकती है या होने वाली है, देन दैट अमाउंट्स टू असॉल्ट, ठीक है। मान लो ए अगर बी की तरफ चेयर फेंकता है, he throws chair towards B, then this throwing of chair will amount to assault, and as soon as the chair hits B it amounts to battery, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि बैटरी से पहले एक असॉल्ट कमिट होता है, एक आभास होता है और फिर वो फॉलो होता है एक बैटरी से। अब असॉल्ट अपने आप में एक ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर बैटरी नहीं भी हुई है तब भी सिर्फ अगर असॉल्ट हुआ है तो भी वो पनिशेबल हो सकता है। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो असॉल्ट कैन बी अ टॉर्शियस लाइबिलिटी, ठीक है, एंड अंडर as a tortious liability it is treated as trespass to property, and it can also be a criminal offence. As a criminal offence it has been dealt with under section 351 of IPC and section 130 of BNS, ठीक है। सो एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ये इन दो सेक्शंस में डील हुआ है, बट एज अ टॉर्शियस लाइबिलिटी हम इसको ट्रेसपास टू बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। ऑल्सो मेयर वर्बल थ्रेट इज़ नॉट असॉल्ट, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ तो उससे असॉल्ट नहीं कमिट होगा, बट अगर मैं उसको साथ में इशारा भी करती हूँ तो उससे असॉल्ट कमिट होगा। सो मेयर वर्बल वर्ड्स डज नॉट अमाउंट टू थ्रेट और इट डज नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, ठीक है। सिर्फ थ्रेटन कर देने से असॉल्ट नहीं होता है, असॉल्ट के साथ एक एक्शन भी इन्वॉल्व होना चाहिए तुम्हारे वर्ड्स के साथ जिससे वो असॉल्ट कमिट होगा। प्लस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी बैटरी इज़ फॉलोड बाय असॉल्ट, ठीक है। अगर बैटरी से पहले असॉल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, बैटरी अपने आप में एक टॉर्शियस लाइबिलिटी होती है। हो सकता है कुछ बैटरीज में असॉल्ट पहले हो और फिर बैटरी कमिट हुई हो, और हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्ट में डायरेक्टली बैटरी कमिट हुई हो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ असॉल्ट। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेसपास टू बॉडी इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। Imprisonment we know can be lawful as well as unlawful, ठीक है। लॉफुल इम्प्रिजनमेंट कौन करते हैं? पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स करते हैं, इनफैक्ट प्राइवेट पर्सन्स भी कर सकते हैं अंडर CRPC एंड BNSS। बट अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट की जब हम बात करते हैं, अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट इज बेसिकली डीलिंग विद फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू इम्प्रिजन द अदर पर्सन। सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज टोटल रिस्ट्रेंट फॉर अ सर्टन पीरियड, ठीक है। किसी को कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से रिस्ट्रेन कर देना, ठीक है। अब ये जो सर्टन पीरियड है इसकी ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकता है, ठीक है, 1 डे भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, सर्टन पीरियड कुछ भी हो सकता है, कितना भी शॉर्ट हो सकता है, बट इफ देयर इज अ टोटल रिस्ट्रेंट टू अ पर्सन देन इट विल अमाउंट टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। Now there are two concepts in your criminal law. First is wrongful restraint and the other is wrongful confinement, ठीक है। अब अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो wrongful restraint and wrongful confinement both are offences under your criminal law। बट जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं, जब हम टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने देखा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हमारा टोटल रिस्ट्रेंट आ रहा है, दैट मीन्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट डज नॉट अमाउंट टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो रहा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में हम बेसिकली एक पर्सन को एक डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं,
तो वो हमारा ऑफेंस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट डज नॉट अमाउंट टू टॉर्ट. बट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कैन अमाउंट टू टॉर्ट. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हैं, दैट कैन अमाउंट टू टॉर्ट एंड दैट कैन ऑल्सो अमाउंट टू क्रिमिनल लाइबिलिटी. बट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट अपने आप में एक टॉर्शियस लाइबिलिटी नहीं बन सकती है. नाउ दिस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हैज़ बीन डेल्ट विद under section 339 of IPC and section 126 of BNS. Okay, while this wrongful confinement has been dealt with under section 340 of IPC and section 127 of BNS. ठीक है, तो ये सेक्शंस याद रखना. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 339 IPC एंड सेक्शन 126 ऑफ BNS में हुआ है, बट wrongful confinement has been dealt with under section 340 of IPC and section 127 of BNS. Now when we talk about total restraint, ठीक है, total restraint lawful होता है अगर, तो वो हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आता है. लॉफुल इम्प्रिजनमेंट पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं एंड प्राइवेट पर्सनस भी कर सकते हैं. बट प्राइवेट पर्सन अगर किसी को रिस्ट्रेन कर रहा है या किसी को कन्फाइन कर रहा है, किसी को लॉफुली अरेस्ट कर रहा है, देन इन दैट सिचुएशन ही हैज़ टू इमीडिएटली हैंड दैट पर्सन ओवर टू अ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, इमीडिएटली उसको पुलिस ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड वो दोबारा अरेस्ट किया जाता है बाय दैट पुलिस ऑफिसर. अगर वो नहीं करता है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो सकता है. नाउ अगेंस्ट ट्रेसपास टू पर्सन्स देयर आर सर्टेन रेमेडीज अवेलेबल to the plaintiff. First is action for damages. वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है, राइट. सेकेंड इज सेल्फ हेल्प. दैट मीन्स द पर्सन कैन यूज रीजनेबल फोर्स टू फ्री हिमसेल्फ. एंड थर्ड इज हेबियस कॉर्पस. The writ of habeas corpus can be filed by the legal representatives of that person who has been wrongfully detained. Okay. So to summarize, trespass to body can be of three types: battery, assault and false imprisonment. Now battery as a criminal offence has been dealt with under section 128 of BNS and under section 349 of IPC. Assault is a reasonable apprehension of battery which has been dealt with under section 351 of IPC and section 130 of BNS, while false imprisonment is total restraint of a person for a certain period which is unlawful in nature, and wrongful confinement is its criminal form which has been dealt with under section 340 of IPC and section 127 of BNS, while wrongful restraint is a partial restraint on that person which is dealt with under section 339 of IPC and section 126 of BNS. Now the remedies against trespass to body are action for damages, self-help and habeas corpus.